हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गलंट क्लासेज। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यह अकेला ऐसा टॉपिक है जिससे 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपको सारे आर्टिकल क्लास में ही याद हो जाएंगे, अतः क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, हम इस टॉपिक को आपके लिए MCQ के थ्रू कंप्लीट कराएंगे, जिससे दोस्तों आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे आपको इसी क्लास में पता चल जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है। पहला ही प्रश्न है आपका, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में आपका अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात कही गई है। अगर दोस्तों हम बात करें आर्टिकल 26 और 27 की, तो दोस्तों ये दोनों के दोनों आर्टिकल आपके धर्म से संबंधित है, क्योंकि आपको पता होगा आर्टिकल 25 से लेकर के आपका आर्टिकल 28 तक आपके ये सारे के सारे आर्टिकल हैं, ये आपके धर्म से संबंधित हैं। अतः आर्टिकल 29 जो है आपका ये होगा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 का शीर्षक है आपका अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। यह कहा गया है कि भारत के किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है आपका, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों अनटचेबिलिटी का जो उन्मूलन है वह किस आर्टिकल में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में आपकी अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। हम वहीं बात करें दोस्तों आर्टिकल 20 की, तो दोस्तों यह आर्टिकल आता है आपका गिरफ्तारी के संबंध में। हम आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 में करता है दोस्तों हमारी स्वतंत्रता की बात। आर्टिकल 19 में आपकी स्वतंत्रता की बात कही गई है। वहीं हम बात करें दोस्तों आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। यानी कि जो आर्टिकल 18 में क्या दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है आपका उपाधियों का अंत। अगर हम उपाधियों के अंत की बात करें तो वह आर्टिकल 18 में आता है, और हम स्वतंत्रता की बात करें तो वह आता है आपका आर्टिकल 19 में। हम गिरफ्तारी के बारे में बात करें तो वह आता है आपका आर्टिकल 20 में, और आर्टिकल 17 में आता है आपका अस्पृश्यता का अंत। भारत के संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसके किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। दोस्तों अनटचेबिलिटी जो होती है आपकी, वो उपजी किसी निश्चय को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार आपका दंडनीय होगा। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद का संबंध विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में दोस्तों कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि हमारा जो कानून है इस कानून के सामने कोई भी ऊंचा या बड़ा या कोई भी पैसा वाला या गरीब नहीं माना जाएगा, यानी कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। हम आर्टिकल 15 की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि दोस्तों किसी भी इंसान के साथ जो आपके 5 आधार कहे गए हैं, इसमें आर्टिकल 15 में आपके 5 आधार हैं। 5 आधार कौन कौन सी मैं बताता हूँ आपको। एक है दोस्तों आपका धर्म, जाति, लिंग, स्थान। दोस्तों इनके आधार पर किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया आपका, धर्म, जाति, लिंग, स्थान और वंश, इन 5 आधार पर दोस्तों किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहीं बात करें दोस्तों आर्टिकल 16 की, तो आर्टिकल 16 में क्या गया दोस्तों, अवसर की समानता। यानी कि अवसर की जो समानता है आपकी, वो आपके आर्टिकल 16 में आती है। अनुच्छेद 14 राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान की प्रस्तावना में समता का आदर्श अनुच्छेद 14 में निहित है। समता या समानता का अधिकार वैश्विक मानवाधिकार के लक्ष्यों के प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार भी विश्व के सभी लोग विधि के समक्ष समान सेवा के हकदार हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम का एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1773 का विनिमय अधिनियम। तो रेवन्यू एक्टिंग एक्ट जो है आपका 1773 में इंग्लैंड के सम्राट को कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 16 जुलाई 1774 को चार्टर जारी कर अब कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की।
यह एक अभिलेख न्यायालय था और मुकदमों का संपूर्ण अभिलेख रखा जाता था। यहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। यानी कि दोस्तों जो आपका स्टार्टिंग में जो आपका अभिलेखा न्यायालय बना था, इसमें आपके 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक आपका मुख्य न्यायाधीश था। दोस्तों इनमें कौन कौन थे? सर एलिजा एम्फे को पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था और चैम्बर, स्टीफन और जॉन हाइड को न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में कहा गया है दोस्तों आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। दोस्तों हम आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 में आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या है दोस्तों उसमें आर्टिकल 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता है आपकी आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 24 की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 24 में कहा गया आपको कि जो आपके छोटे बच्चे हैं यानी कि 14 साल से कम उम्र है दोस्तों, उनको कारखाने में काम करने से मना किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या गया आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण। इसके तहत जब एक व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, ऐसे व्यक्ति को राज्य केवल 3 महीने के लिए परीक्षण के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इससे लंबी अवधि के लिए किसी भी निरोध के लिए एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्रतिकार के बिना उस उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ये दोस्तों इसके बारे में कहा गया है, आप इसे पढ़ लेना। अगला प्रश्न है आपका आर्टिकल 15 निम्नलिखित में से किसके आधार पर विभेद से रोकता है? तो दोस्तों मैं आपको क्या बताया था, इसके 5 आधार होते हैं। एक होता है आपका धर्म, एक होता है आपका मूल वंश, एक होता है आपका जाति, एक होता है दोस्तों आपका स्थान और एक होता है आपका लिंग। इनके आधार पर दोस्तों आर्टिकल 15 जो आपका विभेद से रोकता है, यानी कि दोस्तों इसके आधार पर इनको विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय होता है। हालांकि राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने में राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गों के लोग वंचित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका ईसाई मिशनरियों को भारत में किस अधिनियम के तहत अपना धर्म फैलाने या प्रसार करने की अनुमति दी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के तहत दोस्तों इसमें कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी तथा भारतीय प्रशासन में एक धार्मिक विभाग जोड़ दिया। सन 1813 ईस्वी में ईसाई पादरियों पर से रोक हटा ली गई और कुछ ही वर्षों के अंदर इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका से आने वाले विभिन्न ईसाई मिशन भारत में स्थापित हो गए और उन्होंने भारतीयों में ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 39A। दोस्तों आर्टिकल 39A में क्या कहा गया है हम उसको आसानी से समझते हैं। अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र उस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के लिए अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अगला प्रश्न है आपका आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता क्या होती है इसे जान लेते हैं। तो संविधान आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो तथा समान नागरिक संहिता की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य हो।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद से संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 क्या कहता है दोस्तों? आपका संविधान के आर्टिकल 87 में दिए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के अंतर्गत 2 बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन में। यानी कि दोस्तों जो आपका राष्ट्रपति है वो संसद के सदनों को 2 बार संबोधित करेगा। पहला करेगा वो नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन में। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण में सरकार की आगे की नीतियों, प्राथमिकताओं और योजनाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, विधेयकों पर अनुमति यानी कि एसेंट टू बिल किस आर्टिकल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में विधेयकों पर अनुमति देने की बात कही गई है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। यह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने लेख थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 395। तो प्रश्न पूछा है कि भारत के संविधान में मूल रूप से कितने आर्टिकल थे? तो आपके आर्टिकल थे आपके 395। दोस्तों इसके बाद जान लेते हैं, इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे आपके और 22 भाग थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। भारत के संविधान भारत का सर्वोच्च विधान होता है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 में प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा संविधान लिखित संविधान है। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। ये दोस्तों हम जितने भी आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट करा रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इन सभी को आप नोट जरूर कर लें। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लेख संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित था? प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लेख संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 5। दोस्तों आर्टिकल 5 इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या दोस्तों जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, भारत का नागरिक कहा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भाग 3 का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विभिन्न श्रेणी से संबंधित है? प्रश्न पूछा है दोस्तों आपका जो भाग 3 है, इस भाग 3 में आपका कौन सा अनुच्छेद आता है? सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाग 3 में क्या क्या आता है। दोस्तों भाग 3 में आता है आपके मौलिक अधिकार। जो दोस्तों आपके मौलिक अधिकार हैं वो आपके भाग 3 में आते हैं। भाग 3 में कहाँ से आते हैं दोस्तों? आपके जो भाग 3 है आपका 12 से लेकर के आर्टिकल 36 तक दोस्तों जितने भी आर्टिकल हैं आपके वो आपके भाग 3 में आते हैं। दोस्तों इसमें क्या पूछा आपका, भाग 3 का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विभिन्न श्रेणी से संबंधित है? तो दोस्तों आपका आर्टिकल 19, 16, 14, 15 आपके दोस्तों वैसे तो सारे के सारे आपके भाग 3 में आते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट नहीं है। दोस्तों भाग जो 19 है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों को है। दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न में होना चाहिए था आपका नागरिकों के लिए, यानी भारतीय नागरिकों के लिए। भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा आर्टिकल है? दोस्तों हम आर्टिकल 19 के बारे में बात कर लें तो जो वाक स्वतंत्रता और विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों को है। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आवास विचरण का, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, और कोई व्यक्ति उपावजी का व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। दोस्तों ये सारे के सारे आपके आर्टिकल 19 के पॉइंट हैं, ये आपको याद कर लेना चाहिए था। दोस्तों ये प्रश्न जो है दोस्तों ये प्रश्न आपका अधूरा प्रश्न है। दोस्तों मैं बारे में बता दूंगा आपको, आर्टिकल 19 में आपको बता दिया था स्वतंत्रता के बारे में। आर्टिकल 14 जो है दोस्तों यह विधि के समझ समानता, विधि के समझ समता है। आर्टिकल 15 में क्या गया था आपका कि इसमें दोस्तों आपको किसी के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 में क्या गया था आपका अवसर की समानता। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए राज्यों को निर्देशित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 48A। आर्टिकल 48A में कहा गया है दोस्तों, इस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए राज्य को निर्देशित करता है। तो यहाँ पर दे रखा है आपका पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार और वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 48 आपका जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका 52 से 78 तक। यानी दोस्तों भारत के संविधान के भाग 5 में जो दोस्तों आपके जो 5वां भाग है, इस 5वें भाग में आपका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। भारत में प्रधानमंत्री होता है जो भारत सरकार की केंद्रीय कार्यकारिणी का नेतृत्व करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल दोस्तों इसका वास्तविक इसका अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न पूछा गया आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेशों को लागू करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 जो है दोस्तों, यह संविधान का वह आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को अध्यादेशों को लागू करने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जबकि संबंध बिल को संसद की मंजूरी दिलाने के लिए पर्याप्त समय न हो और कानून बनाना अनिवार्य हो। हालांकि उनके इस अधिकार के साथ 3 शर्तें जुड़ी होती हैं। पहली जो शर्त होती है आपकी, राष्ट्रपति कैबिनेट की अनुशंसा के बाद ही अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरी है दोस्तों इसकी, अध्यादेश को संसद की अगली बैठक के 6 सप्ताह के अंदर ही उसके सामने पेश करना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तीसरी शर्त है आपकी कि अध्यादेश तभी जारी किया जाएगा जब संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 74। दोस्तों आर्टिकल 70 दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 74 में कही गई दोस्तों मंत्रिमंडल की बात। आर्टिकल 74 में आता है आपका मंत्रिमंडल और आर्टिकल 75 में आता है दोस्तों, इसका आंसर होगा 75। आर्टिकल 75 में आता है दोस्तों आपका पीएम, इसकी नियुक्ति इसके आर्टिकल 75 में आती है। दोस्तों भारत संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा। मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसार पद पर रहते हैं। दोस्तों आर्टिकल 74 की बात करें तो आर्टिकल 74 में कहा गया है आपका, ये दोस्तों आपका आर्टिकल 74 है, इसमें कहा गया है कि दोस्तों कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल की स्थापना की जाएगी, वो आर्टिकल 74 में आएगा और आर्टिकल 75 में क्या आएगा आपका पीएम आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों और अन्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 5 यानी कि भाग 5। भाग 5 में दोस्तों जो आर्टिकल 79 से 122 तक भारत की संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों और अन्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ और वेतन तथा भत्तों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आर्टिकल 164। भारत के संविधान का अनुच्छेद 164 जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ और वेतन का भत्तों से संबंधित होगा। दोस्तों ये आज का आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख संगठन, स्वतंत्रता, अधिकारी क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रिया और उच्च न्यायालयों से संबंधित होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले